नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन अड्डा की यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी पॉलिटी सीरीज की क्लास के अंदर अपन ने भाग 1 तक पढ़ लिया था और आज अपन संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे और संविधान का जो भाग 2 है उसके हेडिंग का नाम है नागरिकता। यानी इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। तो आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं कि इसके अंदर आर्टिकल 5 में क्या कहता है, 6 में क्या कहता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भाग 2। भाग 2 का हेडिंग क्या हो गया? नागरिकता। भाग 2 का हेडिंग क्या हो गया? नागरिकता। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 5 से लेके 11 तक है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है? भारत के अंदर जो नागरिकता का जो प्रोविजन है वो किस देश से लिया गया है? तो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वीआईपी आपको ध्यान रखना है। ये नागरिकता का जो प्रोविजन है वो अपन ने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता देखने को मिलती है? एकल नागरिकता देखने को मिलती है, यानी एक देश और एक ही नागरिकता होगी। जैसे अपन यूएसए वगैरह में देखते हैं तो वहां पे कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। लेकिन इंडिया में कैसी नागरिकता प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। फिर अपन देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है? ये अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि संविधान लागू होने के समय, यानी संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा। यानी ये अनुच्छेद बताता है 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा। इसके बारे में बताने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 5 है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान लागू होने के समय, मतलब 26 जनवरी 1950 को भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कैसे रह रहा हो? अधिवास कर रहा हो। अधिवास का डोमिसाइल का मतलब, अधिवास को क्या कहते हैं? डोमिसाइल कहते हैं। डोमिसाइल का मतलब क्या हुआ कि भारत में स्थायी निवास करने की इच्छा से रह रहा हो। 26 जनवरी 1950 को भारत में क्या कर रहा हो? अधिवास कर रहा हो। अधिवास करने के लिए क्या रह रहा हो? भारत में स्थायी निवास करने की इच्छा से वो क्या कर रहा हो? रह रहा हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या और शर्तें होगी जिसके साथ में उसको क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसके अलावा उसे क्या करना होगा? उसे इन जो 3 शर्तें उनमें से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत में अगर कोई अधिवास कर रहा है तो उस व्यक्ति को इनमें से कोई एक शर्त उसको क्या करनी होगी? पूरी करनी होगी। या तो उसका जन्म क्या होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। ठीक है साहब, उसका जन्म भारत में नहीं हुआ तो क्या होगा? तो फिर उसके माता पिता में से वो क्या जन्मा हो? भारत में क्या होना चाहिए? जन्म होना चाहिए। उसके माता पिता में से एक क्या होना चाहिए? कोई भारत में जन्मा हो। अगर साहब उसके माता पिता से एक में, यानी माता और पिता में से भी कोई भारत में नहीं जन्मा है, ठीक है, ना उसका जन्म भारत में है, तो क्या होगा? तो बोला गया है संविधान लागू होने के समय 5 वर्ष से पहले भारत में क्या कर रहा हो? स्थायी निवास करने की इच्छा से रह रहा हो। ठीक है। वापस बता देता हूं। अनुच्छेद 5 बताता है कि भारत जब आजाद हुआ, यानी संविधान लागू हुआ है, उस समय भारत का नागरिक कौन होगा। तो बोला गया 26 जनवरी 1950 को जब कोई संविधान लागू हुआ है उसमें भारत में कोई व्यक्ति अधिवास करने की इच्छा से रह रहा हो। अधिवास मतलब स्थायी निवास करने की इच्छा से रह रहा हो। क्या खाली इस इच्छा से ही काम चल जाएगा? क्या नहीं। फिर बोला कि 3 में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि या तो वो खुद भारत में जन्मा हो, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या फिर वो पिछले 5 साल से भारत में क्या कर रहा हो? स्थायी निवास कर रहा हो। ठीक है। तो फिर उसे क्या मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। फिर अपन देखते हैं अगली बात। अगली बात है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है 19 जुलाई 1948, ये थोड़ा हार्ड है, इसको ध्यान से समझना। 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आकर रहने लग गया तो उसे क्या मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। वापस बता देता हूं, अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है कि यदि कोई पाकिस्तानी व्यक्ति है और पाकिस्तानी व्यक्ति 19 अप्रैल 1948 से पहले, कौन सी डेट से पहले? 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में क्या करने लग गया हो? आके रहने लग गया हो। सपोज करो, मान लो कोई व्यक्ति है और वो 18 जुलाई 1948 को भारत में आके रहने लग गया, तो क्या उसे भारत का नागरिक मान लेंगे? क्या बिल्कुल मान लेंगे। 19 जुलाई के बाद में अगर कोई व्यक्ति आता है तो क्या होगा? तो बोला गया कि 19 जुलाई के बाद में उसे भारत, कोई व्यक्ति भारत में आता है, मान लो भारत में कोई व्यक्ति आ रहा है 19 जुलाई के बाद में आ रहा है, 20 जुलाई को आ रहा है और 20 जुलाई 1948 को आ रहा है, तो क्या उसे भारत का नागरिक मान लेंगे? क्या नहीं, उसे भारत का नागरिक नहीं मानेंगे, वो पाकिस्तानी मानेंगे उसे। अब क्या होगा? उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? लेकिन उसके लिए फिर रूल क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला रूल फॉलो कर देता है तो फिर उसे ये सारी औपचारिकताएं पूरी करने की जरूरत ही नहीं होगी। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में आके रहने लग गया होता। अच्छा, आपके मन में हो सकता है कि सर ये 19 जुलाई 1948 की डेट क्यों डिसाइड हुई? इसके पीछे थोड़ा प्रशासनिक कारण है। प्रशासनिक कारण ये है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मैं आपको बता देता हूं। 19 जुलाई की डेट इसलिए डिसाइड की गई कि सरकार ने बोला कि 19 जुलाई पहले कोई आ गया तो कोई बात नहीं है, 19 जुलाई के बाद में अगर कोई व्यक्ति आता है तो फिर उसे क्या लेना होगा? इनर लाइन परमिट लेना होगा। यानी कहने मतलब एक तरह से ये देख लो कि उसे क्या लेना होगा? भारत का वीजा लेके आना होगा या उसे परमिशन लेके आनी होगी। ऐसे नहीं होगा, सरकार के पास में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो सरकार ने एक डेट डिसाइड कर दी कि 19 जुलाई से पहले कोई आ गया तो मान लेंगे, 19 जुलाई के बाद में आता है
तो उसके लिए रूल अलग होंगे। तो ये जो डेट डिसाइड की गई प्रशासनिक डेट है, तो वो डेट कौन सी, 19 जुलाई, इसलिए 19 जुलाई पाकिस्तानियों के लिए नियम लागू होता है। और ये नियम ये बताता है पाकिस्तान में अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1900 पहले से आ जाता है, 1948 से पहले, तो उसे भारत का नागरिक मान लेंगे। ठीक है, अगली धारा अपन देखते हैं। अगली धारा है 7 कि यदि कोई व्यक्ति, यानी यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1948 के बाद भारत से कहां चला गया हो, पाकिस्तान चला गया हो, तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसके लिए वापस बता देता हूं, इसके लिए धारा ये 7 ये कह रही है यदि कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कहां चला गया हो 1 जुलाई, कब की बात हो रही है, सॉरी 1 मार्च 1947 की बात हो रही है, के बाद में, ये क्या कर रहा है के बाद, वहां पे क्या हो रहा था, के पहले था, यहाँ पे के बाद में कोई व्यक्ति भारत से कहां चला गया, पाकिस्तान से चला गया, भारत से कहां चला गया, पाकिस्तान, तो हम उसे क्या मान लेंगे, पाकिस्तानी मान लेंगे। कोई व्यक्ति है सपोज करो, और वो व्यक्ति कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया, कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया, कब गया है, 1 मार्च 1947 के बाद में पाकिस्तान चला गया है, तो उसे हम क्या मान लेंगे, पाकिस्तान का नागरिक मान लेंगे, साहब ये भारत में रहना नहीं चाहता है। ठीक है, अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 8 कह रहा है यदि कोई व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई एक भारत में जन्मा हो, तो वो किसी कारणवश और विदेश में जाके बस गए हो, तो अब वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, बात हो रही है देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के समय एक तो अपन ने बोल कि कौन कौन व्यक्ति है, पाकिस्तानियों को छोड़ के अपन ने बोला कौन कौन व्यक्ति है जो भारत का नागरिक हो सकता है, तो अपन ने उसके लिए प्रावधान कौन से में कर दिया, अनुच्छेद 5 में। फिर अपन ने लिया पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों के लिए बोला है कौन व्यक्ति है जो भारत में आके बसना चाहता है उसे भारत का नागरिक मान लेंगे, अपन ने बोला अनुच्छेद 6 में। फिर अपन ने अनुच्छेद 7 में बोला कोई व्यक्ति अगर भारत से पाकिस्तान चला गया फिर वो पाकिस्तानी नागरिक हो जाएगा। फिर अपन ने अनुच्छेद 8 में ये बोला है कि यदि कोई व्यक्ति है जो खुद चला गया हो, उसके माता पिता चले गए हो, उसके दादा दादी चले गए हो, या उसके नाना नानी में से कोई चले गए हो, विदेश में चले गए, तो फिर अगर वो वहां जाके बस गए हो, वहां जाके क्या हो गए, बस गए हो, और अब उन्हें पता चला कि भारत क्या हो गया, आजाद हो गया, अब उनको लगता है कि नहीं मेरा देश आजाद हो गया, अब मुझे अपने देश में आना है, तो क्या उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, क्या बिल्कुल उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। कैसे मिलेगी, तो जिस देश में वह रह रहा है, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और उसके माता पिता, उस माता पिता नहीं गए, उसके दादा दादी चले गए, या उसके मान लो मम्मी पापा चले गए, दादा दादी चले गए, नाना नानी चले गए, और मान लो लंदन जाके बस गए, तो क्या वो भारत का नागरिकता ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या होगा, उस देश के अंदर भारतीय प्रतिनिधि के समक्ष क्या लेना होगा, नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, तो उसे भारत का नागरिक क्या कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। ठीक है, वापस बता देता हूं, सारे लोगों के लिए, पाकिस्तानियों को छोड़ के कौन सी धारा में बात की गई, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में बात की, अनुच्छेद 5 के अंदर। पाकिस्तानियों के लिए क्या बोला गया, अगर भारतीय नागरिक बनना चाहते हो तो धारा अनुच्छेद कौन से बात की गई है, अनुच्छेद 6 में बात की गई है। भारतीयों के लिए बोला गया कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया तो हम पाकिस्तान मान लेंगे, उसके लिए कौन से अनुच्छेद में बात की गई, अनुच्छेद 7 में बात की गई है। कोई भारत का नागरिक विदेश में जाके रहने लगे, उसके माँ बाप या दादा दादी नाना नानी कोई रहने लगे हो, और वो उसको भारतीय नागरिकता लेनी हो अब आजाद होने के बाद में, तो वो वहां पे जो जहां पे भी रह रहा है जिस देश में, वहां पे जो भारतीय दूतावास है वहां पे जाके अप्लाई कर देगा, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं भारत की अगली धारा, अगला अनुच्छेद, सॉरी अगला अनुच्छेद कहता है, अगला अनुच्छेद है 9, यदि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है इतनी देर तो आपको क्या मिल रही थी, नागरिकता मिल रही थी, अब आपको नागरिकता क्या करनी है, छोड़नी है। सपोज करो आपको इंडिया की नागरिकता छोड़नी है और आप बोलोगे नहीं साहब मुझे इंडिया की नागरिकता नहीं रखनी है, तो क्या भारत सरकार पीछे पड़ेगी क्या, नहीं 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 सर प्लीज आप छोड़ के मत जाओ, आप तो बहुत अच्छे हो, नहीं सरकार बोलेगी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर धारा अनुच्छेद 9 के अंदर आप अपनी नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हो तो फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली और यहाँ की नागरिकता नहीं छोड़ी है तो क्या होगा, तो स्वतः ही आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता रखो, भारत वाले बोलेंगे हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, विदेशी रहो बने हुए। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 10 ये कह रहा है कि अनुच्छेद 5 से 8 तक, ठीक है, प्राप्त भारत की नागरिकता हमेशा बनी रहेगी जब तक संसद कानून बना के उसे समाप्त नहीं कर दे। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को जो 5 से 8 तक अगर कोई व्यक्ति है और उसे भारत की नागरिकता ले ली है, ठीक है, और वो उस भारत की नागरिकता को लेने के बाद में अगर वो व्यक्ति है, क्या उसके मन में हमेशा डर रहेगा क्या, नहीं कोई मुझे ऑर्डर दे देगा और बोले बाहर से निकलो, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब तक संसद कानून बना के रूल नहीं बना दे तब तक उसकी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। ठीक है, या फिर वो खुद ही मान लो त्याग दे, अनुच्छेद जो 9 है उसके तहत स्वेच्छा से छोड़ दे, तब तो क्या किया जा सकता है। बाकी अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक अगर आपको नागरिकता मिल गई है तो फिर आपको वो नागरिकता नहीं छीना जा सकता है, किसी भी सूरत में नहीं छीना जा सकता है जब तक संसद कानून बना के प्रावधान नहीं कर दे तब तक। ठीक है, आगे देखते हैं अपन अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कह रहा है कि एक बार तो संविधान ने प्रावधान कर दिया
कि भाई देश के अंदर कौन कौन नागरिक होंगे, 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक, अच्छा 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक होंगे, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भारतीयों के लिए बात नहीं की गई है, ये बात की गई उन विदेशियों के लिए, जैसे पुर्तगाली भी थी, फ्रांसीसी भी थे, तो जो गोवा वाला क्षेत्र है, दमन दीव है, वहां पे रहते थे, उनके लिए बात की गई कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसको अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो उसके लिए जो डेट डिसाइड की गई थी वो कौन सी डेट थी, 26 जनवरी 1950। पाकिस्तानियों के लिए तो 19 सॉरी क्या नाम है, 19 अप्रैल 1948 से पहले पहले के बाद में अगर कोई आया है तो ठीक है, और जो भारतीय हैं उनके लिए बोला गया कि 1 मार्च 1947 के बाद में बोला गया, ठीक है, ये सब इनके तहत इनको क्या मिल रही है, नागरिकता मिल रही है। अगर आपको नागरिकता छोड़नी है तो अनुच्छेद 9 के अंदर बात की गई है, विदेशी व्यक्ति को लेनी है तो अनुच्छेद 8 के अंदर बात की गई है। अगर अपन बात करें अनुच्छेद 10 के अंदर बोला गया था कि साहब आपकी जो नागरिकता है एक बार आपको मिल गई तो वो हमेशा ही क्या रहेगी, बनी हुई रहेगी, उससे आपकी नागरिकता को छीना नहीं जा सकता है। अब अपने क्या बोल दिया, इसके बाद में अगर किसी को नागरिकता लेनी है तो संसद को बोल दिया कि सब अब आप कानून बनाओ, आपके पास में अधिकार है। यानी अनुच्छेद क्या कह रहा है, संसद को भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की क्या है, शक्ति है। यानी आज अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो उसके पास में कौन अधिकार होगा, इसको कौन अधिकार देगा, तो संसद कानून बना के बोलेगी कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन व्यक्ति नहीं होगा। अच्छा, इसके पालना में संसद ने क्या किया है, तो इस कानून की पालना के अंदर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ले भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था, ठीक है। इसमें अभी लेटेस्ट संशोधन कौन सा हुआ है तो उसको अपन जानते हैं, सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से इसे जानते हैं। यानी अगर आपको पूछे भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंदर नवीनतम संशोधन कब हुआ तो अपन बोलेंगे 2019 में हुआ है, जिसको सीए के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके रूल कब बने थे तो अपन दे रूल के लिए देखते हैं कि इसके रूल कब बने थे, तो भारतीय इसके रूल, ठीक है, इसमें रूल लिखे हुए नहीं है, इसके रूल कब लागू हुए थे आगे आएगा आपके, तो मैं बता दूंगा, इसमें आए लिखा हुआ है कहीं पे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को आसान तरीके से भारत की क्या देना है, नागरिकता देना है, ठीक है। पड़ोसी देशों से आए हुए, कौन कौन से देशों से आए हुए नागरिकों को देना है, तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। क्या म्यांमार भी शामिल है क्या, नहीं, क्या श्रीलंका शामिल है क्या, नहीं। ये बोला गया है कि इन 3 देशों से अगर कोई व्यक्ति है जो भारत का नाम, वो अल्पसंख्यक है, किसकी बात करें, इन 3 देशों से अगर कोई व्यक्ति है जो भारत में शरणार्थी बन के आ गया है, ठीक है, अल्पसंख्यक है वहां का, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, कौन कौन किस किस जाति का या कौन से धर्म का, तो अपन बोलेंगे हिंदू, मुस्लिम नहीं है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। अगर ये लोग हैं और ये लोग कहां आ गए हैं, भारत में आ गए हैं, और कौन सी डेट से पहले आ गए, तो अपन देखेंगे यहां पे डेट कौन सी है, 31 दिसंबर, कौन सी डेट है, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत आ गए हैं तो उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्यों लाया गया ये नियम, क्योंकि आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये कौन से मुस्लिम बहुल देश हैं, जिनका राज के धर्म ही क्या है, मुस्लिम है। तो इन देशों में ये जो धर्म के लोग हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये अल्पसंख्यक हैं, और ऐसा माना गया कि इन लोगों के पास, उन लोगों के ऊपर उन देशों में क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अच्छा, इसके ऊपर विवाद भी हुआ था कि सर इसमें मुस्लिम को क्यों नहीं दिया, आपने पक्षपात किया है, तो गवर्नमेंट ने ये बोला था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऑलरेडी मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, तो मुस्लिमों को वहां पे कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उन पे खतरा है। कौन कौन से, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी, इनको खतरा है। तो इनको बोला गया कि अगर ये व्यक्ति भारत में आ गए शरणार्थी बनके, कौन सी डेट से पहले, 31 दिसंबर 2000 पहले से भारत आ गए, तो हम उन्हें क्या मान लेंगे, भारत का नागरिक मान लेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो डेट आ रही है वो अब आएगी कि जो सीए है उससे संशोधन, जो नियम है, नागरिकता संशोधन नियम, जो एक्ट आया था, वो अधिनियम तो कब आया था, अपन ने बोला कि 2019 के अंदर आया। उससे रिलेटेड जो नियम है वो नियम कब बने, 2024 के अंदर बने थे। एक्ट कब आया था, तो 2019 के अंदर आया था। उससे संबंधित नियम कब बने, तो 2024 के अंदर बने। अच्छा, इसके अंदर अपवाद क्या बोला गया है कि एक तो इनर लाइन परमिट वाले राज्य और एक अनुसूची 6 में वर्णित जो राज्य हैं, अपन ने अनुसूचियां पढ़ी थी, अनुसूची 6 के अंदर जो अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर जो वर्णित राज्य हैं उनके अंदर अगर कोई नागरिक है तो उनको, जो शरणार्थी आके रह रहे हैं, तो उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा। और ये इनर लाइन परमिट वाले जो राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, उनको देश के जो वहां के जो शरणार्थी, उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा अपवाद है, आपको ध्यान रखना है इस चीज के लिए। आगे अपन देखते हैं
कि वर्तमान में भारत की नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। अगर आज पूछा जाए कि आज कोई व्यक्ति है और उसको भारत की नागरिकता लेनी है, तो क्या वो भारत की नागरिकता ले सकता है? क्या बिल्कुल ले सकता है। किन किन आधारों पर ले सकता है? एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से किस आधार के ऊपर भारत की नागरिकता ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आपको ये जो नियम है ये ध्यान रखने। एक तो कैसे ले सकते हैं? जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे कैसे? बाई बर्थ। बाई बर्थ का मतलब हो कि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, तथा या तो देखो क्या बोला है, माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, यानी लड़के के माता और पिता है, उनमें से मान लो माँ तो भारतीय नागरिक है और पिता कोई और है, तो बोला गया है कि दूसरे व्यक्ति के पास में भारत में रहने का क्या होना चाहिए? कानूनी दस्तावेज होना चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति कहाँ रह रहा है? मान लो इंडिया में है। मान लो कोई पुरुष है और वो इंडिया में रह रहा है, और कोई महिला है वो कहाँ रह रही है? वो मान लो जो है अमेरिका की है। ठीक है, और उनके बच्चा हुआ इंडिया के अंदर, तो क्या वो बच्चा इंडिया का नागरिक होगा? क्या बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए शर्त पूरी होनी चाहिए कि जो पुरुष है, जो ये महिला है, वो मान लो लंदन की है, तो वो भारत के अंदर क्या क्या रहना होगा, उसकी कानूनी दस्तावेज होना चाहिए। ये नहीं है कि वो मान लो शरणार्थी है और शरणार्थी होकर इंडिया के अंदर आ गई और यहाँ से बच्चा हो गया तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नहीं, बच्चे को मिल जाएगी, लेकिन उस व्यक्ति को जब तक नहीं मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी। कहने का मतलब उस बच्चे को नहीं मिलेगी नागरिकता, क्योंकि उसके पास में अगर वैध दस्तावेज नहीं है भारत में रहने के, तो उन माता पिता को, जो बच्चा है, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। वापिस बता देता हूं, एक बार कंफ्यूजन हो तो, कि अगर कोई बच्चा है जिसके माता पिता दोनों भारतीय हो तो कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो फिर क्या होगा कि जो दूसरा व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास में भारत में रहने का क्या होना चाहिए? लीगली दस्तावेज होना चाहिए। उसके बाद में बच्चा होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उस बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दूसरा क्या बोला गया है? वंशीय आधार पे। ठीक है, भारत में ये इसके लिए बोला गया है कि विदेश में भारतीय नागरिकों को अपने बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में क्या करवाना होगा? पंजीकरण करवाना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भारत का नागरिक है, मान लो आप लोग हो और आप लोग मान लो सेटल हो गए यूएसए के अंदर, और आप लोगों के यूएसए में सेटल होने के बाद में वहां पे आपके बच्चा होता है, तो क्या उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी? क्या बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन बोला यह गया है कि आप विदेश में रह रहे हो, आपका बच्चा विदेश में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, भारत की आपके पास में नागरिकता है, तो आप क्या करोगे कि जो भारतीय दूतावास है उसके अंदर जाके बच्चे का आप क्या करवा दोगे? पंजीकरण करवा दोगे। कितने दिन के अंदर अंदर? 1 साल के भीतर भीतर आपको वहां पे क्या करवाना होगा? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ताकि आपके बच्चे को भी क्या मिल जाए? भारत की नागरिकता मिल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। दो तो आधार ये हो गए, अगला तीसरा आधार देखते हैं, पंजीकरण के द्वारा। ठीक है, पंजीकरण के द्वारा कैसे? तो पंजीकरण के द्वारा ये बोला गया कि यदि भारतीय मूल का व्यक्ति, उसे आवेदन करने से 7 साल पहले से भारत में क्या हो रहा हो? रहना होगा। भारतीय मूल का व्यक्ति है, ठीक है, यानी उसके माँ बाप उनमें से कोई भी व्यक्ति है जो कभी भारतीय रहे हुए हैं, तो भारतीय मूल का व्यक्ति हो गया, तो उसे क्या करना होगा? आवेदन करने से 7 साल पहले से भारत में क्या होना? रहना होगा, यानी पिछले 7 सालों से उसे भारत में रहना होगा। या फिर क्या होगा? भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति 7 साल से भारत में रहने के बाद में ही पंजीकरण के लिए क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। ठीक है, मान लो आप हो और आपकी शादी किसी अंग्रेजी महिला से होगी, या अंग्रेजी पुरुष से, आप महिला और आपकी अंग्रेजी पुरुष से शादी हो रही है, अंग्रेज पुरुष से शादी हो रही है, तो क्या होगा? आपको जो पुरुष है उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी क्या? तो ये बोला गया कि मान लो आप हो, आपकी लड़की किसी लड़की से शादी हो रही है, आप लड़के, और आपकी किसी विदेशी लड़की से शादी हो रही है, तो क्या उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी? अगर उसने आपसे शादी कर ली तो बोले नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि उसे क्या करना होगा? इंडिया में 7 साल रहना होगा, यानी उस व्यक्ति को भारत में 7 साल रहने के बाद में क्या करना होगा? पंजीकरण के तहत आवेदन करना होगा, उसके बाद में भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर अगला देखते हैं अपन। अगला बोला गया है देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण का मतलब है कि कोई भी विदेशी नागरिक जिसने पिछले 14 सालों में से 11 वर्ष क्या रहा हो, भारत में बिताए हो, तथा पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली भारत में क्या हो रहा हो? रह रहा हो। ये तो बात हो रही है कोई मान लो जिसकी शादी हुई है, पहले जन्म से मतलब किसका जन्म हुआ है, वंश के आधार मतलब उसका कहां से यहाँ से कोई रिलेशन रहा हुआ हो। फिर अपन ने बोला कि साहब कोई व्यक्ति है जिसको मान लो जो भारतीय मूल का है, उसकी बात हो गई थी, उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, उसके अलावा अपन ने बात करी थी पंजीकरण के लिए, बात करी थी पंजीकरण के लिए। अभी अपन बात किसके करें? देशीयकरण। देशीयकरण का मतलब है कि कोई विदेशी नागरिक जो पिछले कोई भी नागरिक की बात, XYZ कोई भी नागरिक हो, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड का, जिसे भारत की नागरिकता लेनी हो, तो उसे क्या करना होगा? पिछले 14 सालों से भारत में रह रहा हो। ठीक है, पिछले 14 में से 11 वर्ष भारत में बिताई हो। मतलब ये नहीं है कि पिछले 14 सालों से वो कंटिन्यूस भारत में रह रहा हो। ये कहने का मतलब है कि 14 साल में जितने दिन होते हैं उसमें से 11 वर्ष जितने दिन उसमें भारत में रुका हो कम से कम। ये नहीं होना चाहिए कि 14 साल में से वो एक बार आया फिर चला गया और फिर आया ही नहीं, 10 साल ही नहीं आया। नहीं, ये होना चाहिए 14 वर्ष में से 11 वर्ष उसने पिछले क्या होना है? भारत में बिताए हो। बाकी आता जाता रहा हो, लेकिन भारत में 11 साल तो कम से कम उसने बिताए हो। और पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली उसमें वो कहां रह रहा हो? भारत में रह रहा हो, तभी वो भारत के लिए क्या होगा? देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त
कर सकता है। इसके अलावा क्या होगा, क्षेत्र के विलय द्वारा, ठीक है, भारत किसी पड़ोसी भौगोलिक क्षेत्र को अपने विलय कर लेता है तो वहां के लोग स्वतः ही भारत के क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। सपोज करो भारत ने मान लो कहीं पड़ोसी देश है और पाकिस्तान ही है, और पाकिस्तान के मान लो लाहौर को अटैक करके जीत लिया, लाहौर को अटैक करके जीत लिया, या सपोज करो अपना पीओके और भारत ने क्या किया, पीओके को जीत लिया, तो पीओके के जो जितने भी नागरिक हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अपना ही हिस्सा है, लेकिन अभी मान लो उनके पास में पाकिस्तान की नागरिकता है, तो जैसे ही वो क्या होंगे, उन्हें भारत ने वापस उसको भारत में विलय किया तो सारे नागरिकों को भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। वो नहीं हो, मान लो अपन ने लाहौर को जीत लिया, भारत ने किसको जीता है, लाहौर को जीता है, और लाहौर को भारत में शामिल कर लिया, तो जो लाहौर के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अब क्या हो जाएंगे, स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। अच्छा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई बात नहीं, क्षेत्र के विलय द्वारा है तो वहां पे तो भारत के नागरिक बनेंगे ही बनेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर अपन बात करें कि देशीयकरण के द्वारा बात करें, यदि अपन बात करें पंजीकरण के द्वारा बात करें, यदि अपन वंश के आधार के और जन्म के आधार के ऊपर बात करें, तो क्या इस आधार के ऊपर भारत की नागरिकता आपको मिलेगी मिलेगी क्या, नहीं, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। आप ये रूल फॉलो करते हो तो आप अप्लाई कर दो, सरकार की इच्छा होगी, सरकार को लगेगा तो आपको भारत की नागरिकता दे देगी, अदरवाइज आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा रूल आपको ध्यान रखना है। फिर आगे रखते हैं कि भारत की नागरिकता है वो क्या छीनी भी जा सकती है क्या, बिल्कुल छीनी जा सकती है। क्या सब लोगों के लिए ये, क्या नहीं, ये सब लोगों के लिए नहीं है। जिनका जो भारत के मूल के हैं, जैसे हम सब लोग हैं, तो क्या हमारी नागरिकता सरकार छीन सकती है क्या, नहीं, हमारी नागरिकता कभी नहीं छीनी जा सकती, चाहे आप कुछ ही कर दो, आपकी नागरिकता सरकार कभी भी नहीं छीन सकती है। अगर एक बार आप भारत के नागरिक बन गए तो बन गए। बात हो रही है कि जिन लोगों को मिली है, ठीक है, अपन को तो भाई बर्थ मिली है, जन्म से मिली है, अपने पूर्वज रहते थे यहां से, तो अपने तो कोई दिक्कत नहीं है। बात तो ये हो रही है कोई बाहर से व्यक्ति है, उसे भारत की नागरिकता मिली है, तो उसे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। एक तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति खुद ही भारत की नागरिकता छोड़ के चला जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, चले जाओ, ठीक है। या फिर क्या होगा, भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। अब बर्खास्त कैसे हो जाएगी, कि यदि कोई व्यक्ति है जिसने भारत की नागरिकता ले रखी है, या आप ही हो, आपने भारत की नागरिकता है, अपने जन्म से, अपने पूर्वजों की वजह से जन्म से है, तो क्या हम भारत के नागरिक रहेंगे कि अगर हमने विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली, तो फिर नहीं रहेंगे। तो फिर सरकार बोलेगी आपने विदेशी नागरिकता ही ले ली तो जाओ वहां पे, हमारी नागरिकता हम आपको नहीं देंगे। तो यानी अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही छूट जाएगी। या फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। वंचित कर दिया जाएगा कैसे, मतलब देशीयकरण या पंजीकरण के द्वारा आपने झूठ बोलकर, तथ्य छुपाकर नागरिकता हासिल कर ली, ठीक है। अपन ने अभी पढ़ा था देशीयकरण और पंजीकरण, वहां पे आपने कोई भी फैक्ट छुपाया सरकार से, और फैक्ट छुपा के आपने क्या कर ली, नागरिकता ग्रहण कर ली, तो क्या आपकी नागरिकता वैसे ही रहेगी क्या, नहीं, सरकार आपकी नागरिकता को क्या कर देगी, बर्खास्त कर देगी। कैसे करेगी, साहब आपने क्या छुपाए थे, झूठ बोला था, फैक्ट छुपाए थे, इस आधार के ऊपर आपकी क्या कर सकते हैं, नागरिकता छीनी जा सकती है। इसके अलावा भी नागरिकता छीनी जा सकती है, बिल्कुल छीनी जा सकती है। कैसे छीनी जा सकती है, कि अगर आपने ऐसे नागरिकता मिली है, ठीक है, आपने भारत की नागरिकता मिल गई, आपने वो भारत की नागरिकता मिलने के 5 साल के भीतर ही क्या किया, आपने ऐसा कोई क्राइम कर दिया जिसमें आपको 2 साल की क्या हो गई हो, जेल हो गई हो, ठीक है, आप कोई विदेशी व्यक्ति हो और आपको भारत की नागरिकता भी मिल गई, और भारत की नागरिकता मिलने के 5 साल के अंदर अंदर ही आपने ऐसा क्या कर दिया, क्राइम कर दिया जिसमें आपको कितने साल की सजा हो गई हो, 2 साल की सजा हो गई हो, तो सरकार को लगेगा ये व्यक्ति क्रिमिनल है, इसे हमें नागरिकता देनी नहीं है, आपकी नागरिकता छीन लेगी। या फिर क्या हो, आपको भारत की नागरिकता मिल गई और आपने युद्ध के दौरान क्या कर दिया, शत्रु देश के साथ में व्यापार किया, या संविधान के प्रति क्या दिखा रहे हो, अनादर दिखा रहे हो। भारत की नागरिकता मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पाकिस्तान मान लो, या जो शत्रु देश है, कोई भी देश हो, युद्ध के दौरान उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या जो अपने संविधान है उसके प्रति अपन क्या दिखा रहे हैं, अनादर दिखा रहे हैं, तो क्या आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, बिल्कुल छीनी जा सकती है आपकी नागरिकता, ठीक है। क्या ये उन लोगों पर भी लागू होगा जो पूर्वज, जिनके पूर्वज भारत में रहते आ रहे हैं, जैसे अपन सब लोग हैं, नहीं। अपनी नागरिकता तो आप कुछ भी कर लो, नागरिक सरकार आपको सजा दे देगी, ठीक है, आपको देशद्रोह का आरोप लगा देगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन आपकी नागरिकता आपसे नहीं छीन सकती है, ठीक है। या फिर क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, बिना सूचना के 7 साल से विदेश में रह रहे हो। क्या ये नियम हमारे लिए है क्या, नहीं, ये नियम उन लोगों के लिए है जिन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण करी है, और एक बार भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली और पिछले 7 सालों से वापस कहां जाके बैठ गए, दूसरे देश में जाके बैठ गए, तो सरकार को लगेगा कि ऐसे लोगों ने सिर्फ दिखावे के लिए भारत की नागरिकता ली है, इनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सरकार उन लोगों की नागरिकता को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। यानी भारत की नागरिकता मिलने के बाद में 7 साल से आप कहां रह रहे हो, बिना परमिशन के विदेश में रह रहे हो, परमिशन लेके रहो, बिना सूचना के अगर रहते हो तो फिर आपके लिए ये नियम लागू होगा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, एक दो चीज फैक्चुअल चीजें जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको ये चीजें ध्यान रखनी नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।